हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डेस्टिनेशन आईएएस। मैं निशांत तिवारी आप सबके बीच एक बार फिर से उपस्थित हूं और आज मैं आपके बीच एक ऐसा टॉपिक लेकर आया हूं जो आपके यूपीएससी के सिलेबस में मेंशन है और काफ़ी विवादों में रहता है। इस टॉपिक को लेकर बीच बीच में करंट अपडेट्स आते रहते हैं, जैसे सुप्रीम कोर्ट का कोई ऑर्डर हो गया या कोई सुर्खियों में रहा मामला हो गया। तो मैंने सोचा कि इस पर आपको डिटेल से एनालिसिस करके उस टॉपिक के बारे में बता दिया जाए। तो आज का मेरा जो टॉपिक है वो है एंटी डिफेक्शन लॉ, दल बदल कानून। ये चर्चा में हमेशा रहता है। आप देखते होंगे महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में या पूर्वोत्तर के कुछ राज्यों में सरकार बदलती रहती है और सरकार बदलने के पीछे जो कारण होता है वो कारण होता है कि जो विधायक हैं या जो संसद सदस्य होते हैं वो दल बदल करते हैं और दल बदल की वजह से जो है सरकारें गिरती हैं, दूसरी सरकारें बनती हैं। तो आखिर ये क्या है दल बदल कानून, क्यों लाया गया? दल बदल कानून से अर्थ है कि दल और परिवर्तन के लिए जो भी प्रक्रिया है उस पर कानून बना दिया गया है, यानी उस प्रक्रिया से असंतुष्टि रही होगी, कुछ कारण रहा होगा, इसलिए लगा कि दल बदल पर जो है कानून बनाया जाना चाहिए, तो कानून बनाया गया। तो मामला दरअसल ये था कि कलकत्ता उच्च न्यायालय ने पश्चिम बंगाल का जो विधानसभा का सेशन था उसके जो अध्यक्ष थे उन्होंने दल बदल मामले पर निर्धारित समय सीमा के भीतर कोई फैसला नहीं लिया था। तो उच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि आप एक निर्धारित समय सीमा के भीतर फैसला लीजिए कानून पर। तो निर्धारित समय के भीतर फैसला लेने का क्या कारण है, क्यों नहीं लिया जाता, इस पर भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि दल बदल है क्या। तो देखिए, दल बदल मुख्यतः यह है कि जब एक राजनीतिक दल का सदस्य किसी दूसरे राजनीतिक दल में शामिल होता है तो वह दल बदल होता है। आजकल इसके लिए हॉर्स ट्रेडिंग शब्द का भी उपयोग किया जाने लगा है। तो ये दल बदल है और दल बदल शब्द मुख्यतः पहचाना जाता है एक व्यक्ति जो हरियाणा के हैं, हरियाणा के एमएलए थे गयालाल। इसकी वजह से इन्हें आयाराम और गयाराम भी कहा जाता है। आयाराम गयाराम। तो इन्होंने 9 घंटे, महज 9 घंटे के अंदर अपनी पार्टी बदल के फिर वापस उसी पार्टी में शामिल हो गए। इसके बाद फिर 24 घंटे के अंदर दोबारा पार्टी बदली, यानी इन्होंने इतनी बार पार्टी बदली कि मीडिया का जो सेशन था या संवाददाता सम्मेलन था उसमें जब ये मूल पार्टी में वापस लौटे तो फिर इनको कहा गया कि आयाराम, गयाराम अब आयाराम हो गया है। इसके बाद वाईवी चौहान जो उस समय गृह मंत्री थे, संसद में एक स्टेटमेंट दिया, एक जुमला चल पड़ा आयाराम गयाराम का। तो भारतीय राजनीति में अगर कोई ज़्यादा दल बदल करता है या ज़्यादा घटनाएं होती हैं तो आयाराम गयाराम शब्द का उल्लेख आपको सुनने को मिलता रहता है। तो ये आयाराम गयाराम वाला मामला था। इसके बाद आपको ये जानना है कि भारत में दल बदल कानून जो आया उसका क्रमिक विकास कैसे हुआ। भाई अचानक रातों रात तो कानून की जरूरत पड़ी नहीं होगी या रातों रात कानून कोई बनता नहीं है, कोई एक कारण रहा होगा इतने बड़े कानून के बनने के पीछे, संविधान में संशोधन के पीछे। तो दल बदल कानून का क्रमिक विकास। क्रमिक विकास इसका कैसे हुआ, यानी ये कानून अस्तित्व में आया तो कैसे आया। तो सबसे पहले 1967 से पहले आपको पता होगा कि भारत में दल बदल के लगभग 1967 दल बदल के 500 मामले सामने आए, 500 से अधिक, 500 प्लस मामले सामने आए। यानी जब कानून नहीं था तो दल बदल पर कोई रोक नहीं थी और दल बदल के मामले हमेशा सामने आते थे। इसके बाद 1967 से और 1972 के बीच कम से कम जो टोटल विधायक थे, आधे से अधिक विधायकों ने, भारत के सभी राज्यों की विधानसभा में आधे से अधिक विधायकों ने दल बदल किया। एमएलए या विधायकों ने दल बदल किया। यानी आप देख रहे हैं कि मासेस लेवल पर एक बहुत बड़ी संख्या में दल बदल हो रहा था। अब चूंकि अगर जब समस्या है तो उसको सॉल्व करना भी जरूरी है, तो इसके लिए 1968 में वाईवी चौहान जो
होम मिनिस्टर थे, होम मिनिस्टर यानी गृह मंत्री, उनकी अध्यक्षता में एक समिति बनी और इस समिति का मुख्य काम यह था कि ये देखना कि जो दल बदल की समस्या है उसका विस्तार से अध्ययन करना और उसके लिए एक निवारक उपाय सुझाना। तो उस समिति ने अपना जो है काम किया, लेकिन उस समिति के निष्कर्ष पर 1973 में एक कानून लाया गया, 38वां संविधान संशोधन। 38वां संशोधन, संविधान में संशोधन किया गया। खैर ये संशोधन व्यपगत हो गया, यानी लैप्स हो गया, ये कानून का रूप धारण नहीं कर सका। ये 32वां था, 38वां नहीं, सॉरी, ये 32वां संविधान संशोधन लाया गया था उस समय। खैर ये कानून पारित नहीं हो पाया, तो संशोधन इसमें हो नहीं पाया और ये कानून का रूप ले नहीं पाया। इसके बाद भारत में दल बदल की घटनाएं होती रही और जब अचानक से राजीव गांधी प्रधानमंत्री बने, चूंकि राजीव गांधी का प्रधानमंत्री बनना अचानक ही हुआ, तो राजीव गांधी जब प्रधानमंत्री बने तो उनको उस समय जो निर्वाचन हुआ उसमें 403 सीटें मिली संसद में प्राप्त हुई। अब नए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बने थे तो इनके मन में डर भी था कि अगर ऐसे दल बदल किया गया तो हमारी सरकार भी गिर सकती है। तो 1985 में 83 में इंदिरा गांधी की मृत्यु के बाद ये प्रधानमंत्री बने थे, 84 के करीब, 84 में चुनाव हुआ था। 1985 में साल भर बाद उन्होंने एक संविधान संशोधन पेश किया, 52वां संविधान संशोधन, जिससे एंटी डिफेक्शन लॉ यानी दल बदल कानून अस्तित्व में आया। एंटी डिफेक्शन लॉ कानून अस्तित्व में आया, दल बदल कानून। और दल बदल जब कानून भारत में बन गया तो भारत में एक परिभाषा बन गई कि किस प्रावधान के तहत अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उसकी सदस्यता रद्द हो जाएगी, यानी वो सदस्य बनने के अयोग्य हो जाएगा। तो दल बदल पर कुछ विराम लगा, लेकिन समस्याएं बहुत ज़्यादा सॉल्व नहीं हुई। इसकी वजह से मामला बार बार चर्चा में रहता है, बहुत सारी कमियां हैं। तो इससे पहले हम जानेंगे कि ये जो 52वां संविधान संशोधन है इसको आपको याद करना है, प्रीलिम्स और मेंस में इस पर काफ़ी सवाल भी बनते हैं, हम अंत में आपको बताएंगे भी। तो ये जो कानून है उस दल बदल कानून के प्रावधान क्या है या इसकी जरूरत क्यों पड़ी, कानून की आवश्यकता क्यों पड़ी। भाई किसी भी कानून की आवश्यकता तो होती ही है, तो इसकी आवश्यकता क्यों हुई इसके बारे में आपको जानना जरूरी है। तो सबसे पहले तो ये हुआ कि राजनीतिक दल और उसकी नीतियों की प्रति सदस्यों की निष्ठा सुनिश्चित करना। जो हमारे संसद के या राज्य विधानसभा के सदस्य होते हैं तो उनमें जो उस राजनीतिक दल से जुड़ते हैं जिससे भी वो निर्वाचित होते हैं, तो उसके प्रति वो निष्ठा तभी रखेंगे जब उनको किसी दूसरे दल में जाने के लिए कोई कानून हो और कोई अपराध हो। नहीं तो वो किसी भी दल से जीतेंगे और किसी दूसरे दल में अगले दिन कोई लाभ मिलेगा तो शामिल हो जाएंगे। तो यानी जो राजनीतिक दल हैं उनके प्रति उनकी निष्ठा नहीं होगी तो उसके लिए वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर लोगों की इच्छा का सम्मान करने के लिए, यानी लोगों की इच्छा का सम्मान कैसे होगा, इच्छा का सम्मान। देखिए लोगों की इच्छा के सम्मान के लिए अब किसी व्यक्ति ने मान लीजिए कांग्रेस या भाजपा या किसी अन्य पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े सदस्य को जिता दिया, सांसद बना दिया, विधायक बना दिया, और वो व्यक्ति अगर दल बदल करता है या वो किसी दूसरे दल में शामिल होता है तो लोगों ने तो उसकी पार्टी को वोट दिया था कि हम इस पार्टी को वोट दे रहे हैं या इस पार्टी के सदस्य को वोट दे रहे हैं, वो दूसरे पार्टी में शामिल हो गया तो लोगों की जो इच्छा है वो इसको विरुद्ध काम किया तो लोगों की इच्छा का सम्मान तो हुआ नहीं। तो इसलिए लोगों की इच्छा के सम्मान के लिए इस कानून की जरूरत पड़ी। और फिर एक दल दूसरे दल में विलय भी करते हैं, छोटे दल होते हैं, उनको लगता है कि इसके साथ आने में हमको ज़्यादा फायदा है और हमारी जो विचारधारा है इससे मिलती जुलती है, तो साथ आएंगे तो ज़्यादा अच्छे तरीके से सरकार चला पाएंगे। तो दलों के विलय के माध्यम से दलों में लोकतांत्रिक पुनर्गठन की सुविधा हो, उसके लिए भी इस कानून की जरूरत पड़ी। इसके बाद अनियमित रूप से होने वाले चुनावों पर किए जाने वाले गैर विकासात्मक खर्च के लिए, यानी भारत में जब कोई मासस लेबर पर दल बदल होता है तो सरकारें गिर जाती हैं, और दल बदल की और वजह से सरकारें गिरती है तो फिर से चुनाव कराना पड़ता है। तो चुनाव एक ऐसा व्यय है जो इकोनॉमी में आप पढ़ेंगे एक्सपेंडिचर, वो गैर विकासात्मक होता है, यानी उस पर जो खर्च होता है उसका कोई लाभ तो नहीं होता है।
खैर एक चुनाव प्रक्रिया होती है, सरकार चलती है उससे, लेकिन ये ऐसा मद है जिसमें खर्च किया गया व्यय कोई उत्पादक कार्य में नहीं होता। जैसे आप अस्पताल बनाएंगे, हॉस्पिटल, बिल्डिंग्स बनाएंगे कोई, या सरकारी भवन बनाएंगे, तो उसका उत्पादक कार्यों में गिना जाएगा उसको, लेकिन इसका उत्पादक कार्यों में गिने जाने का कोई ऐसा लाभ नहीं दिखता है। तो इसको रोकने के लिए, फिर दल बदल संबंधी सांसदों और विधायकों की प्रवृत्ति को नियंत्रित करने के लिए, और राजनीतिक स्थिरता के लिए, राजनीतिक स्थिरता। तो राजनीतिक स्थिरता तो तब होगी जब एक व्यक्ति एक दल में बना रहे। अगर हर दूसरे महीने, तीसरे महीने व्यक्ति दल बदल करेगा तो राजनीतिक स्थिरता की कमी हो जाएगी। तो राजनीतिक स्थिरता के लिए दल बदल कानून की जरूरत पड़ी। अब दल बदल कानून का प्रावधान क्या है, इस पर हम जान लेते हैं कि आखिर दल बदल जब कानून बना तो किसी भी व्यक्ति को दल बदल करने पर अगर अयोग्य ठहराया जाता है तो कौन कौन से वो रीजन हो सकते हैं, कारण हो सकते हैं। तो उसमें सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि जो निरर्हता, एक शब्द है निरर्हता, यानी कोई व्यक्ति निम्न कार्य करने पर उस दल का सदस्य या उस सदन का सदस्य बनने के अयोग्य हो जाता है। निरर्हता यानी अयोग्यता। तो यदि वह राजनीतिक दल की अपनी सदस्यता से स्वेच्छा से त्यागपत्र देता है, स्वेच्छा से त्यागपत्र, यानी कोई सदस्य किसी भी राजनीतिक दल से स्वेच्छा से त्यागपत्र दे देता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी और वह अपने सदस्यता से, जो राज्य विधानसभा की सदस्यता हो या संसद की सदस्यता हो, वहां से अयोग्य हो जाता है। और दूसरा, यदि वह अपने दल से पहले अनुमति लिए बिना राजनीतिक दल द्वारा जारी किसी निर्देश के खिलाफ सदन में मतदान करता है। मान लीजिए वह अपने दल से कोई परमिशन नहीं लिया, अनुमति नहीं लिया, और कोई संसद में निर्देश जारी कर दिया गया किसी पार्टी द्वारा कि हमको इस निर्देश पर काम करना है। अगर कोई सदस्य उसके विरोध में कार्य करता है, या तो किसी पार्टी के जो व्हिप जारी कर देती है पार्टी, तो उसके खिलाफ मतदान करने के अलावा अगर वह अनुपस्थित भी रहता है तो वो अयोग्य घोषित हो जाएगा। लेकिन अगर 15 दिन के भीतर पार्टी माफ कर दे, माफ कर सकती है, तो सदस्यता उसकी बनी रहेगी। मान लीजिए कोई व्यक्ति सदन में अनुपस्थित है और पार्टी ने व्हिप जारी किया था कि सभी सदस्यों को मतदान में शामिल होना है और इसी पक्ष में मत देना है, और वो व्यक्ति मतदान में शामिल ही नहीं हुआ या किसी और पार्टी की ओर मतदान कर दिया, तो और पार्टी चाहती है कि यह अच्छा व्यक्ति है, इसको हम माफ कर देते हैं, तो उसकी सदस्यता बरकरार रहती है। और इसके बाद नेक्स्ट है कि अगर कोई निर्दलीय सदस्य है, निर्दलीय सदस्य, मान लीजिए कोई निर्दलीय सदस्य है, इंडिपेंडेंट उम्मीदवार, और वो राजनीतिक दल का चुनाव लड़ता है, एमपी या एमएलए हो जाता है, और वो किसी राजनीतिक पार्टी में शामिल होना चाहता है, तो वो राजनीतिक पार्टी में शामिल नहीं हो सकता है। अगर वो शामिल हुआ तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाती है। इसके बाद एक प्रावधान आता है नाम निर्देशित सदस्य, नॉमिनेटेड। 6 माह के अंदर ये कोई सदस्यता ग्रहण कर सकता है किसी भी पार्टी की। 6 माह के बाद वो अयोग्य हो जाएगा सदस्यता के लिए। तो वो 6 माह के बाद अगर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता, जैसे वो जब नाम निर्देशित हुआ तो 6 माह के बाद, 6 माह बीत जाने के बाद अगर किसी राजनीतिक दल की सदस्यता ग्रहण करता है तो उसकी जो संसद की या राज्य विधानसभा की सदस्यता है वो उसके लिए वो निरर्ह हो जाएगा या अयोग्य हो जाएगा। तो ये ढेर सारे मामले थे जिसके तहत आपने देखा होगा कि निरर्हता मानी जाती है। अब आप लोगों को जब आप न्यूज़ पेपर्स पर या टीवी पर देखते होंगे बहुत सारी चीज़ें, तो आपको एक चीज़ पता चलती होगी कि आजकल निरर्हता का बहुत ज़्यादा विस्तार हो गया है और कानून के लूप होल्स का उपयोग करके सरकारों ने अब विधायकों से इस्तीफा दिलवाना शुरू किया है। जैसे आपने एमपी या अन्य राज्यों में देखा होगा कि विधायक क्या करते हैं, इस्तीफा दे देते हैं। वो अपने संसद सदस्य या विधानसभा सदस्य पद से इस्तीफा देते हैं और दूसरे पार्टी में शामिल हो जाते हैं और फिर उसी पार्टी के टिकट से चुनाव लड़के जीत जाते हैं। तो इससे सरकारें अल्पमत में हो जाती हैं। तो इन सारी समस्याओं को सॉल्व करने के लिए इसमें सुधार की भी जरूरत है, उस पर भी हम बात करेंगे। इससे पहले हम बात करते हैं अपवाद क्या है निरर्हता की। निरर्हता, जो निरर्हता है उसका कुछ अपवाद है कि अगर कोई दल विलय करता है दूसरे दल में
अगर कोई दल दूसरे दल में विलय करना चाहता है तो 2/3 मेजोरिटी यानी 2/3 हिस्सा विधानसभा या राज्य जो विधायिका है, विधायिका का 2/3 सदस्य संख्या, चाहे वो राज्य विधानमंडल हो या संसद हो, विधायिका का 2/3 अगर उस पार्टी में शामिल होता है तो उस पर एंटी डिफेक्शन लॉ नहीं होगा। मान लीजिए कोई एक पार्टी है, उसके 2/3 सदस्य विधानसभा या लोकसभा के 2/3 सदस्य किसी दूसरे पार्टी में शामिल हो जा रहे हैं पार्टी तोड़ के, तो फिर उस पर यह दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। हालांकि पहले यह 1/3 था कि पहले अगर 1/3 सदस्य ही किसी में शामिल हो जाते हैं तो उस पर दल बदल का कानून लागू नहीं होता था। लेकिन 2003 में 91 अमेंडमेंट यानी संशोधन विधेयक 91 संशोधन विधेयक द्वारा इसको 2/3 कर दिया गया। यानी पहले 1/3 था, फिर एक संशोधन करके वो 91 संशोधन करके 2/3 कर दिया गया है। तो ये आपको जानना जरूरी है। यानी अगर आपको ऐसा सुनने में आए कि किसी पार्टी के 2/3 सदस्य वर्तमान में, यानी मान लीजिए कि आम आदमी पार्टी के जितने भी सदस्य हैं उसके 2/3 सदस्य भाजपा में जाके शामिल हो जाएं तो उन पर दल बदल का कानून लागू नहीं होगा। 1-2 सदस्य अगर शामिल होंगे तो दल बदल का कानून लागू होगा। पहले 1/3 सदस्य था, अब 2/3 सदस्य हो गया है। ये आपको जानना जरूरी है। इसके बाद आप देखते होंगे कि अध्यक्ष लोकसभा या राज्यसभा का उपसभापति, ये जब अपने पद पर बैठते हैं तो ये सदस्यता, उस दल की सदस्यता का त्याग देते हैं, तो इनकी जो सदस्यता है वो समाप्त नहीं होती है। तो इससे उनको उन्मुक्ति है, यानी अपवाद है कि इनके ऊपर दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। इसके बाद अब जब दल बदल का कानून लागू हुआ तो उस पर कोई निर्णय भी लेगा। मान लीजिए कि कोई सदन का सदस्य किसी दूसरे दल में शामिल हो जाता है, तो ये कौन तय करेगा कि इस व्यक्ति को संसद की सदस्यता या विधानमंडल की सदस्यता खत्म होनी चाहिए या बरकरार रहनी चाहिए? कोई तो निर्णय लेगा, किसी के समक्ष तो अर्जी लगाई जानी चाहिए। तो प्राधिकारी जो है वो कौन है? निर्णय लेने वाला प्राधिकारी। तो आपको पता चलेगा कि पीठासीन अधिकारी यानी अध्यक्ष, वो चाहे वो लोकसभा का अध्यक्ष हो चाहे वो राज्यसभा का अध्यक्ष हो। तो पीठासीन अधिकारी हो, चाहे लोकसभा का, राज्यसभा का या विधानसभा का या विधान परिषद का हो, वो पीठासीन अधिकारी जो होगा इस पर निर्णय लेता है। और वो 10वीं अनुसूची जो दल बदल के लिए जोड़ी गई, ये मैं आपको बताना भूल गया, 10वीं अनुसूची जो कानून बना 52वां संविधान संशोधन विधेयक 1985 में, उसमें भारतीय संविधान में एक 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। तो इस 10वीं अनुसूची में सभी प्रावधान किए गए हैं दल बदल से संबंधित। तो पहले भारतीय मूल संविधान में 8 अनुसूचियां थी, बाद में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई जो न्यायिक समीक्षा के लिए थी, जुडिशियल रिव्यू के लिए, और 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जो वो दल बदल कानून के लिए है। तो आपके प्रीलिम्स में ये प्रश्न पूछ सकता है कि दल बदल कानून जो है किस अनुसूची का भाग है। तो 10वीं अनुसूची पर कोई भी दल बदल से संबंधित कानून है तो कानून को किस तरीके से कानून लागू होगा या कोई भी नियम कैसे बनेगा, उस पर नियम निर्माण की शक्ति जो है वो भी नियम निर्माण शक्ति, यह भी पीठासीन अधिकारी को दी गई है। अब डाटा आप जान लीजिए, डाटा बैंक भी आपको जानना जरूरी है। आखिर इस पर डाटा क्या कहता है? डाटा बैंक जो डाटा है वो ADR एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स, ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो राजनीतिक प्रणालियों में शुचिता या पारदर्शिता के लिए बराबर काम करता है। तो इसका कहना है कि 2016 से 2020 के दौरान, 2016 से 2020 के दौरान कितने, लगभग 12 लोकसभा सांसदों ने, शांत रहिए बाहर, 12 लोकसभा सांसदों ने अपने दल बदल को अंजाम दिया, नहीं दल बदल परिवर्तन किया, और वो दोबारा चुनाव लड़ने के लिए दल बदल किया। दोबारा चुनाव लड़ने के लिए उन्होंने दल बदल कानून
का उल्लंघन किया। कानून का उल्लंघन दरअसल उसने क्या किया, उन्होंने दोबारा चुनाव लड़ने के लिए एक दल से दूसरे दल में शामिल हुए, तो उस पर कानून नहीं लागू होगा। लेकिन समस्याएं तो आ रही हैं, लोग दल बदल तेजी से कर रहे हैं। इसके बाद 45% इसी का डाटा है, 45% एमएलए ने, जितने भी राज्य के एमएलए होते हैं उसमें 45% ने दल बदल किया। अब ये चिंता का विषय है कि अगर आधे से थोड़े ही कम सांसद या विधायक, आधे से कम विधायक जो है वो दल बदल कर रहे हैं, तो इस दल बदल पर जो कानून बनाया गया है वो कानून क्या प्रभावशील है या नहीं है, उसकी समीक्षा होनी चाहिए। तो इस पर बहुत सारे विवाद होते रहते हैं। तो और उसमें जो 433 विधायक जो हैं, 433 एमएलए ने दल बदल किया और 52% जो हैं वो विजयी हुए, यानी वो जीत भी रहे हैं चुनाव में। दल बदल करने वाले जो सांसद हैं वो विजयी भी हो रहे हैं। तो आप देख रहे हैं कि किस तरीके से दल बदल पर ये जो डाटा है, आपको अपने यूपीएससी के प्रीलिम मेंस के लिए आपको याद रखना भी जरूरी है, आप उसका वहाँ उपयोग कर सकते हैं। इसके बाद दल बदल से संबंधित ढेर सारे मुद्दे हैं, जिसमें ये जानना जरूरी है कि दल बदल कानून की वजह से क्या समस्याएं आती हैं, मुद्दे क्या इससे क्रिएट होते हैं। तो पहला तो यह विधायकों और सांसदों की बोलने की आज़ादी और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर खतरा उत्पन्न कर सकता है। तो कैसे खतरा उत्पन्न करता है, तो आपको ये जानना जरूरी है कि अगर एक व्यक्ति किसी एक पार्टी का सांसद है और दूसरे पार्टी की कोई नीतियां उसे अच्छी लगती हैं या दूसरे पार्टी के किसी कार्यों का वो प्रशंसा करना चाहता है, तो वो नहीं कर सकता है, उस पर दल बदल कानून लग जाएगा, यानी उसकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता जो है वो प्रभावित होती है। इसके बाद इससे निर्वाचित प्रतिनिधियों की जवाबदेही कम होती है। एक व्यक्ति एक क्षेत्र से निर्वाचित होकर सांसद बना है, विधायक बना है, वो उस क्षेत्र की जनता की आवाज़ है, उस क्षेत्र की जनता का प्रतिनिधि करता है, लेकिन वो पार्टी का एक नुमाइंदा रह जाता है, वो उस पार्टी को ही रिप्रेजेंट करता है, जनता की आवाज़ बन नहीं पाता है। तो इससे जो जवाबदेही होती है जनप्रतिनिधि की वो कम होती है। फिर इससे प्रतिनिधात्मक सरकार को यह कमजोर करता है, यानी रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है उसको कमजोर करता है। ये दल तंत्र को बढ़ावा देता है, यानी जो सांसद या विधायक होते हैं दल के होते हैं और वो दल को सपोर्ट करते हैं, जनता का वास्तविक प्रतिनिधि नहीं कर पाते हैं, तो प्रतिनिधात्मक सरकार या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट को नुकसान पहुंचता है इससे। और अन्य देशों में आप देखेंगे जैसे ब्रिटेन, यूके जिसे बोलते हैं, यूके, यूएसए, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, इन जैसे देशों में दल बदल नहीं है, दल बदल का कोई कानून नहीं है, दल बदल पर रोक नहीं है। इन राज्यों में दल बदल पर कोई रोक नहीं है। तो भारत जैसे देशों में दल बदल पर अगर बहुत ज़्यादा रोक होती है तो इससे यही समस्या आती है। इस पर यूपीएससी ने मेंस में प्रश्न भी पूछा था, हम आपको बताएंगे थोड़ी देर से। तो आपको दल बदल पर ये बेसिक जानकारी मैंने दिया। अब इसमें आपको ये जानना जरूरी है कि वर्तमान जो कानून है उसमें समस्याएं क्या है। समस्याएं, वर्तमान कानून जो है उसमें कुछ न कुछ समस्याएं आ रही होंगी। तो समस्या यह है पहला कि राजनीतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं होती है इस पे, राजनीतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं, राजनीतिक दलों की कोई जवाबदेही नहीं। जब राजनीतिक दलों की कोई इसमें जवाबदेही नहीं होती, यानी राजनीतिक दल में शामिल जो सदस्य होते हैं उनकी जवाबदेही हो जाती है। राजनीतिक दलों की भी तो कोई जवाबदेही बनानी चाहिए कि अगर दल बदल हो रहा है तो उनकी कोई जवाबदेही हो। फिर इसके बाद विलय से संबंधित समस्या है, विलय का जो प्रावधान है, तो विलय के प्रावधान से संबंधित समस्या, विलय का जो प्रावधान है उससे संबंधित समस्या, इसमें यह है कि कोई कारण नहीं माना जाता कि अगर कोई सांसद या विधायक किसी दूसरे दल में किसी अन्य कारण से शामिल हो रहा है तो उस कारण को आधार बनाया जाए, सदस्य संख्या को आधार बनाया जाता है। मैंने बताया 1/3 या 2/3, मान लीजिए कोई 2/3 सदस्य हैं वो शामिल होते हैं किसी पार्टी में, तो उस पर निरर्हता का कानून या दल बदल का कानून लागू नहीं होता है। तो कारण क्या है, अगर एक पार्टी दूसरे पार्टी से जुड़ रही है सिर्फ सत्ता के प्रलोभन के लिए, तो कारण जरूरी नहीं है, संख्या जरूरी है, इसलिए यह कानून जो है उतना तार्किक नहीं साबित होता है। इसके बाद पीठासीन अधिकारी को जो शक्ति दी गई है इस पर काफी विवाद होता है, और ये मामला जो है संदर्भ भी यही है कि पीठासीन अधिकारी को हाई कोर्ट ने निर्देश दिया है। तो पीठासीन अधिकारी की शक्ति जो है, पीठासीन अधिकारी की शक्ति, पीठासीन अधिकारी को जो शक्ति दी गई है उसके पीछे रीजन यह है कि पीठासीन अधिकारी जो है वो निर्णय लेता है और उसको कोई समय सीमा नहीं दी गई है, तो वो निश्चित समय सीमा में निर्णय नहीं ले पाता है, जिसकी वजह से विलंब होता है। यानी अगर कोई दल का व्यक्ति है किसी तीसरे दल में शामिल हुआ और उसकी निरर्हता के लिए कोई पिटीशन या कोई अर्जी या कोई प्रक्रिया जो है पीठासीन अधिकारी के समक्ष गई और उस पर वो निर्णय ही नहीं ले रहा है 2 साल तक, तो
तो ये विलंब हुआ ना। त्वरित निर्णय कहते हैं कि अन्याय कहाँ होता है, अगर न्याय में देरी हो तो वहाँ अन्याय होता है। तो त्वरित निर्णय जब नहीं लिया जाता है तो पीठासीन अधिकारी के सामने ये समस्या आ जाती है। तो यानी पीठासीन अधिकारी को जो शक्ति दी गई है वो सख्त समस्या करती है अधिकांश। फिर यह अस्थिरता रोकने में सक्षम है, तो अस्थिरता रोकने में ये सक्षम हो जाता है। आप देखेंगे अस्थिरता रोकने में सक्षम, यानी कानून बना है इसके बावजूद भी जो है दल बदल रुक नहीं रहा है, यानी अस्थिरता रोकने में भी ये कानून जो है सक्षम नहीं है। इसके बाद दल से निकाले जाने पर निरर्हता का नियम लागू नहीं होता। मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे किसी पार्टी ने किसी खुन्नस में या किसी अपनी समस्या की वजह से या उसकी किसी हरकत की वजह से दल से निष्कासित कर देते हैं लोग कि हम आपको अपने दल से निकाल देते हैं। इसके बाद वो सदन का सदस्य बना रहता है, उस पर निरर्हता का कानून या दल बदल कानून लागू नहीं होता, और चाहे वो दूसरे दल में शामिल हो उसके पास विकल्प भी खुला रहता है। तो ये समस्या है, इसको आइडेंटिफाई करने की जरूरत है। इसके बाद ये कानून विधायिका को कमजोर करता है और संसदीय लोकतंत्र को भी कमजोर करता है। विधायिका को कमजोर करता है, संसदीय लोकतंत्र को भी कमजोर करता है। अब कैसे करता है, मैंने आपको बताया, यूपीएससी ने प्रश्न पूछा है, संसदीय लोकतंत्र को कमजोर करता है। यानी जो संसद सदस्य है वो संसद में प्रतिनिधित्व नहीं कर पाता अपना स्वतंत्र रूप से, वो पार्टी की गतिविधियों की वजह से बंधा रहता है। आप अमेरिका में ब्रिटेन में देखेंगे कि वहाँ के दल बदल कानून नहीं है, तो एक व्यक्ति दूसरे दल की अच्छी नीतियों का समर्थन कर सकता है, अपने दल की गलत नीतियों का विरोध कर सकता है, जबकि भारत में ऐसा नहीं है। तो ये समस्याएं ढेर सारी उत्पन्न होती रहती हैं दल बदल कानून को लेकर। अब इस पर सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय है, इस पर भी आपको थोड़ा सा बेसिक में जानना जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट इस पर कहता क्या है। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय दिया कि हो तो होनो हाल का मामला, यानी 1992 में कि हो तो होलोहान, ये 1992 में, यानी जो दल बदल कानून है, कानून पर न्यायिक समीक्षा की शक्ति हो गई। यानी इससे पहले जो अध्यक्ष था वो कोई अगर निर्णय देता था उस पर न्यायिक समीक्षा नहीं होती थी, यानी सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में वो मामला जाता ही नहीं था। तो अब उस पर इस सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था इस पर न्यायिक समीक्षा का प्रावधान लागू कर दिया गया और कह दिया गया कि पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध कोई भी जो निर्णय है, अभी निर्णय किसका आता था, पीठासीन अधिकारी का, अध्यक्ष या लोकसभा का, तो पीठासीन अधिकारी है उसके निर्णय के विरुद्ध आप हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। लेकिन न्यायालय ने एक आदेश दिया था उस समय 1992 में कि अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई पीठासीन अधिकारी निर्णय नहीं ले पाता है, आप उसके निर्णय के विरुद्ध तो जा सकते हैं, अगर वो निर्णय नहीं लेता है, विलंब कर रहा है, तो उस निर्णय नहीं लेने तक की स्थिति में सुप्रीम कोर्ट कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। निर्णय लेने के बाद जो वो करेगा। तो मामला यही शुरू हुआ कि जब वो निर्णय लेने में देरी कर रहा है तो वर्तमान में फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया कि अगर वो एक उचित समय सीमा में निर्णय नहीं लेता है तो उसके निर्णय न लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट आप जा सकते हैं और हाई कोर्ट उसे आदेश जारी कर सकता है राज्य के विधानसभा सदस्यों को कि वो निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं या जल्द निर्णय क्यों नहीं ले रहे हैं, समय सीमा पर हस्तक्षेप कर सकता है। इसके बाद जो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने इस पर व्याख्या की, उन्होंने कहा कि स्वेच्छा से सदस्यता छोड़ना, उन्होंने इसको आधार बनाया कि अगर कोई व्यक्ति त्यागपत्र के औपचारिक कारणों का खुलासा नहीं कर सकता है या किसी दूसरे पार्टी के पक्ष में मतदान करता है या उसका प्रचार करता है, अपनी पार्टी का दुष्प्रचार करता है, तो उसे उसका त्यागपत्र ही समझा जाना चाहिए। ये एक आधार था जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने बात की। अब इन समस्याओं को दूर करने के लिए कोई उपाय भी तो किया जाना चाहिए। भाई जितनी समस्याएं मैंने बताई, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय बताए, उन समस्याओं को दूर करने के लिए कुछ उपाय किए जाने चाहिए। समस्याओं को दूर करने के लिए उपाय, करने का उपाय, समस्याएं हैं उसको दूर करने के लिए उपाय क्या किए जाने चाहिए। तो पहला तो दल बदल की परिभाषा को सीमित किया जा सकता है। तो परिभाषा में यह है कि अगर आप दूसरे दल की अच्छाई कर रहे हैं, उसकी नीतियों का समर्थन कर रहे हैं, सदन में स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्ति कर रहे हैं, उस पर आपको दल बदल कानून लगाया जा सकता है, आपकी सदस्यता खत्म की जा सकती है। तो उसको सीमित किया गया, उसका जो परिभाषा है उसका विस्तार करना। इसके बाद दलों का आंतरिक लोकतंत्र, भाई जो दल हैं उसमें आंतरिक लोकतंत्र भी होना चाहिए। वहां अगर आंतरिक लोकतंत्र नहीं है तो दल बदल कानून
तो होगा ही। आप अपना जो मत है वो व्यक्त नहीं कर पाए हैं संगठन के प्रति, तो आप दूसरे पार्टी में जाते हैं, तो दलों में आंतरिक लोकतंत्र आएगा तो दल बदल कानून पर कुछ रोक लगेगी। इसके बाद आचार समिति की भागीदारी, एक आचार समिति बनाई जाए तो उसकी भी भागीदारी हो। फिर ये जो निर्णायक प्राधिकारी है, इसका मामला बार बार आता है। निर्णायक प्राधिकारी यानी ये जो निर्णय करता है पीठासीन अधिकारी, निर्णायक प्राधिकारी, इस पर क्या सुधार किया जाना चाहिए। तो सेकेंड ARC यानी एडमिनिस्ट्रेटिव, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन जो बना था, उसने निर्णायक प्राधिकारी पर कहा कि राष्ट्रपति और राज्यपाल ये निर्णय लें। निर्णय की शक्ति जो है पीठासीन अधिकारी को न देकर राष्ट्रपति और राज्यपाल जो हैं चुनाव आयोग की सलाह पर ये करें। चुनाव आयोग जो है उससे सलाह ले लें और चुनाव आयोग की सलाह पर राष्ट्रपति या राज्यपाल के निर्णय पर यह जो है दल बदल कानून काम करे। पीठासीन अधिकारी जो होते हैं उनसे शक्ति ले लेनी चाहिए, क्योंकि उसका दुरुपयोग किया जाता रहा है। फिर इसके बाद दल बदल को दल का आंतरिक मुद्दा बनाना चाहिए, यानी जो कोई भी व्यक्ति दल बदल करे वो उसका आंतरिक मुद्दा हो, और वही दल बदल कानून को रोकने के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इसके बाद आंतरिक मुद्दा में यह हो कि सदन की सदस्यता बरकरार रहे, सदन की सदस्यता बरकरार रहे। यानी अगर कोई व्यक्ति दल बदल करता है तो उस दल के आंतरिक स्थिति जो है या आंतरिक कोई समिति बनाई जाए वही निर्णय ले। सदन की सदस्यता समाप्त होने से बार बार चुनाव कराए जाते हैं और इससे बजट जो है राज्य का वो गड़बड़ होता है, अनावश्यक कार्यों में बजट उपयोग होता है, तो उसकी सदस्यता बरकरार रहनी चाहिए। और फिर अधिक स्पष्टता लाना, अधिक स्पष्टता लाना, अधिक स्पष्टता लाना। अब अधिक स्पष्टता लाने के लिए आपको क्या कहा जाना चाहिए, क्या किया जाना चाहिए? स्वेच्छा से सदस्यता त्यागने का अर्थ कानून में स्पष्ट रूप से निर्धारित हो। अभी अगर कोई व्यक्ति स्वेच्छा से अपनी सदस्यता त्यागता है तो उसके पीछे रीजन क्या हो सकता है, कानून में उसकी कोई स्पष्ट परिभाषा नहीं दी गई है और सुप्रीम कोर्ट के पास या हाई कोर्ट के पास ये मामला जाता है तो उसमें इसी मुद्दे पर बार बार विवाद होता है, तो इसको कानून में स्पष्ट रूप से निर्धारित किया जाना चाहिए। तो ये मैंने आपको दल बदल कानून के बारे में बताया। अब हम अपने इस बातचीत के क्रम में अंतिम अंत की ओर बढ़ते हैं और आपको यूपीएससी के वे क्वेश्चन बताते हैं जो यूपीएससी ने पूछा है, और दल बदल कानून पर जो एक दो प्रश्न हैं जो आपको सॉल्व करने हैं इस पूरे वीडियो के आधार पर, आप जो समझ पाए हैं। तो पहला यह है कि दल बदल विरोधी कानून का नेक मकसद सरकारों में स्थिरता लाना है, हालांकि इसे कभी कभी लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध भी कहा जाता है। चर्चा कीजिए। यानी वो क्या कह रहा है कि दल बदल विरोधी जो कानून है उसका नेक मकसद तो है कि सरकारों में स्थिरता हो, लेकिन इसे कभी कभी लोकतंत्र की मूल भावना के विरुद्ध भी कह दिया जाता है। उस पर चर्चा करना आपको 150 शब्दों में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दल बदल की राजनीति को नियंत्रित करने वाले संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें, क्या ये प्रावधान अपने उद्देश्यों में सफल रहे हैं? ये दो सवाल हैं जो आपके लिए हैं। इसके बाद एक सवाल मैं आपसे चर्चा करूंगा जो यूपीएससी ने पूछा है 2019 में मेंस में, दल बदल पर ही पूछा है। आप उसका उत्तर लिखेंगे तो अगर आपको दल बदल के बारे में पता नहीं होगा तो आप उसके उत्तर तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो प्रश्न क्या है कि राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में एक अकेले संसद सदस्य की भूमिका, राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में एक अकेले संसद सदस्य की भूमिका, एक अकेले संसद सदस्य की भूमिका। प्रश्न इस पर पूछा कि राष्ट्रीय विधि निर्माता के रूप में एक अकेले संसद सदस्य की भूमिका अवनत की ओर है, अवनत की ओर है, यानी कमजोर हो रही है और है, जिसके फलस्वरूप, जिसका परिणाम क्या हो रहा है, वाद विवादों की गूढ़ता और उसके परिणामों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। परिणाम क्या हो रहा है इसका कि वाद विवादों की गूढ़ता प्रभावित हो रही है, गूढ़ता प्रभावित।